हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान लैब चैनल वंस अगेन। आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जो आपके सिलेबस का 5th चैप्टर है। महाराष्ट्र सिलेबस की मैं बात कर रही हूँ। आई होप अब तक हमने जितने भी चैप्टर्स अपलोड किए हैं, बोथ बायोलॉजी एंड फिजिक्स, आपने वो पढ़ लिए होंगे, उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। भले ही बोर्ड एग्जाम थोड़े से आगे पोस्टपोन हो गए हैं, लेकिन काम कम नहीं हुआ है। आपको अब भी पूरा सिलेबस टाइम पे ख़त्म करना है, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, खुद का टाइम टेबल बनाना है, प्रीलिम्स में अच्छा परफॉर्म करना है और बोर्ड प्रैक्टिकल्स में अच्छा परफॉर्म करना है। तो अपनी पढ़ाई को रुकने मत दो, अपने पढ़ाई जारी रखो, करते रहो। रिवीजन के लिए टाइम बहुत कम बचता है लास्ट में। सो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि अरे बहुत टाइम है, बाद में आराम से स्टार्ट करूँगा तो हो जाएगा, वो बाद में कभी आता ही नहीं है। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। आज का चैप्टर देखने से पहले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, एनिमल रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोडक्शन, एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, ये सारे चैप्टर्स हमने खत्म कर लिए हैं। प्लेलिस्ट चेक कीजिए हमारे चैनल की, तो आपको ये सारे चैप्टर के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आज का चैप्टर जो है, इसका वेटेज अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 मार्क्स है और इसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं। ये चैप्टर मतलब लास्ट ईयर तक ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी हुआ करता था, इसका वेटेज पहले भी कम ही था, लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब अगर हम नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, देखो मार्क्स को अगर साइड में रख दें थोड़े टाइम के लिए, हालांकि मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर मार्क्स को थोड़े टाइम के लिए साइड में रख दें तो इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस चैप्टर में बहुत इन्फॉर्मेशन दी जाती थी। लेकिन इस साल 2020-2021 में जो बच्चे बोर्ड्स अपीयर करने वाले हैं, उनके लिए लॉकडाउन के वजह से और पैंडेमिक सिचुएशन के वजह से सिलेबस में से थोड़ा सा रिडक्शन हुआ है। तो इस चैप्टर में सिर्फ 2 टॉपिक्स हमको करने हैं और हम सिर्फ वही 2 टॉपिक्स करेंगे। नेक्स्ट ईयर न्यू फ्रेश बैच आएगा तो उनके लिए हम बाकी के बचे हुए टॉपिक्स वापस से अपलोड करके, मतलब रिकॉर्ड करके अपलोड करेंगे। तो आप लोगों के लिए जो 2 टॉपिक्स हैं, आपको जो 2 टॉपिक्स कवर करने हैं, उनमें से एक है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, दैट इज 5.6, वो टॉपिक हम कवर करेंगे, और एक है ह्यूमन इवोल्यूशन, दैट इज 5.13, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक और इस चैप्टर का मिडिल टॉपिक, दैट इज 5.6 एंड 5.13 रिस्पेक्टिवली, ये हम आज के से मतलब इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। आज के सेशन में हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे और देखेंगे कि कितना कवर किया जा सकता है, ताकि आपको समझ में भी आ जाए और ज़्यादा बाउंसर भी ना हो। आई होप आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, क्योंकि अभी भी 48% व्यूवर्स ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए वीडियोज़ देख रहे हैं। प्लीज़ सपोर्ट अस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल। कॉलेजेस में प्रीलिम्स आने वाले हैं, उनका भी रिविजन हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन। अभी देखो, आपको इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम समझ लो, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ओरिजिन वाला पार्ट तो डिलीट हो गया है, मतलब लाइफ आई कैसे, धरती पे लाइफ का ओरिजिनेशन कैसे हुआ, उसके बारे में जो पार्ट्स थे वो टॉपिक डिलीट कर दिए। लेकिन इस अगर आप पढ़ो, आप सेल्फ स्टडी करो तो आपको समझ जाएगा उस टॉपिक के बारे में, इसमें काफ़ी थियोरी दी गई है। और इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, इवोल्यूशन मतलब डेवलपमेंट। पहले बंदर थे, बंदर से इंसान बने, और पहले के लोग झाड़ पत्तियां पहना करते थे, अब लोग कपड़े पहनते हैं। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाती है, उसको हम इवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? इवोल्यूशन। पहले लोग लकड़ी की चप्पल पहनते थे, अब हम शूज़ पहनते हैं। पहले मतलब ज़्यादा कुछ बारिश से बचने के लिए साधन नहीं था, ज़्यादा कुछ इक्विपमेंट्स नहीं थे, पर आज हमारे पास रेनकोट, विंड शीटर, पता नहीं क्या क्या है। सो दिस इज इवोल्यूशन, लाइक डेवलपमेंट। यू अडेप्ट द एनवायरमेंट एंड यू डेवलप अकॉर्डिंग टू इट। सो दिस इज नोन एज इवोल्यूशन। और आज का जो हमारा टॉपिक है, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इसमें हम पढ़ेंगे ह्यूगो डी व्रीज की थ्योरी और चार्ल्स डार्विन ने जो हमको थ्योरी दी थी, दोनों की मिला के। चार्ल्स डार्विन ने हमको नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया, जो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, और ह्यूगो डी व्रीज की थ्योरी थी अबाउट जेनेटिक म्यूटेशंस, मतलब म्यूटेशन क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो लेट अस लुक एट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक। अब इंट्रोडक्शन में हमको क्या बोला जा रहा है, लेट मी जस्ट हैव द टेक्स्ट बुक। ओके, सो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंट्रोडक्शन क्या है? इट इज द रिजल्ट ऑफ ट्रू सिंथेसिस ऑफ ऑल बायोलॉजिकल डिसिप्लिन, studies pertaining to genetical, ecological, anatomical, geographical, paleontological, etc. were pursued to explain mechanism of evolution. Also, due importance was given to both mutations and natural selection. मतलब ये जो 5.6 टॉपिक है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स में क्या चीज़ें कवर की है कि धरती पे पहली लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, पहला लिविंग सेल कैसे फॉर्म हुआ,
कैसे आइडेंटिफाई किया गया। फिर पैलिएंटोलॉजी, पैलिएंटोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडिंग अबाउट फॉसिल फ्यूल्स, डायनासोर्स के और जो एक्सटिंक्ट एनिमल्स है उनकी फॉसिल फ्यूल्स के बारे में जब आप स्टडी करते हो, उनके बचे हुए हड्डियों के बारे में जब आप स्टडी करते हो तो उसको हम पैलिएंटोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजिकल मतलब स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट। ज्योग्राफिकल मतलब स्टडी ऑफ डिफरेंट रीजन्स, माउंटेन रीजन में कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, डेजर्ट रीजन में कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, रिवर अमेजोन्स में मतलब जो रिवर बेसिन्स होती है वहाँ पर कैसे टाइप के ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं। सो दैट इज ज्योग्राफिकल स्टडी। ओके, और क्या बताया गया, एनाटॉमिकल। एनाटॉमिकल मतलब इंटरनल स्टडी ऑफ ईच एंड इंडिविजुअल स्पीशीज, जैसे ह्यूमंस का एनाटॉमी करना मतलब ह्यूमन का बॉडी का डिटेल में स्टडी करना, हार्ट, ब्रेन, लिवर, किडनी, लंग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फ्रॉक्स का स्टडी करना, रैट का स्टडी करना, लिजर्ड का स्टडी करना। सो हर एक स्पीशी का इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करना, उसको हम एनाटॉमिकल स्टडी बोलते हैं। और जेनेटिकल, जेनेटिकल मीन्स स्टडिंग अबाउट देयर डीएनए, स्टडिंग अबाउट देयर ओरिजिनेशन, स्टडिंग अबाउट देयर हायरार्की, मतलब उनके पूर्वज कैसे थे, उनके जेनेटिक्स में और अभी के एनिमल्स के जेनेटिक्स में क्या फ़र्क है, हम में और हमारे एंसेस्टर्स के जेनेटिक्स में क्या डिफरेंस है। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करने के बाद मतलब देखो, जब भी हम साइंस की बात करते हैं या नए साइंटिफिक डिस्कवरी की या इवोल्यूशन की बात करते हैं तो एक चीज़ हमेशा याद रखो, इवोल्यूशन मतलब तरक्की, मतलब कितनी डेवलपमेंट हुई है। अब कितनी डेवलपमेंट हुई है ये आपको कब समझ में आएगा, जब आपको ये समझ में आएगा कि पास्ट में हमारी सिचुएशन क्या थी। पास्ट में अगर सिचुएशन खराब थी और अब अगर सिचुएशन अच्छी है तो दोनों को कंपेयर करने के बाद ही हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जैसे समझो कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं तो वो पहली से लेकर 5वीं तक थोड़ा वीक होता है स्टडीज़ में। अगर एक रैंडम एग्जांपल ले रही हूँ, एकदम रैंडम एग्जांपल ले रही हूँ, कोई एक स्टूडेंट है वो 1st to 5th तक स्टडीज़ में वीक है लेकिन स्पोर्ट्स में अच्छा है। धीरे धीरे करके 5th स्टैंडर्ड के बाद उसका स्टडीज़ में इंटरेस्ट बढ़ते जाता है, स्पोर्ट्स में तो वो इंटरेस्टेड है ही। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो स्टडी में इम्प्रूव हो रहा है उसको हम बोलेंगे इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन किसी भी टाइप का हो सकता है, अच्छा इवोल्यूशन भी हो सकता है, बुरा इवोल्यूशन भी हो सकता है, इट डज नॉट कंसर्न दैट मच। ओके, पर इवोल्यूशन का मतलब होता है ज़्यादातर गुड डेवलपमेंट। इवोल्यूशन का ज़्यादातर मतलब क्या होता है, गुड डेवलपमेंट। जैसे कि पहले आपके ना 10th स्टैंडर्ड में आपको एक इंग्लिश का लेसन था, आई डोंट रिमेंबर द नेम, जहाँ पर पास्ट के ग्रैंडफादर के बारे में बताया गया था कि पहले के ज़माने के मतलब लोग जो थे वो दूर से कुएं से पानी भर के लाते थे और अभी के टाइम पे तो घर पे नल लगा हुआ है। सो इट इज़ अ गुड इवोल्यूशन, नो, इट सेव्स टाइम। सो सी, इवोल्यूशन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लेकिन इवोल्यूशन हुआ है कि नहीं हुआ है, डेवलपमेंट हुई है कि नहीं हुई है, ये कब पता चलेगा, जब आप पास्ट की स्टडी करोगे। पास्ट में जैसी सिचुएशन थी, अगर सिचुएशन बदली मतलब इवोल्यूशन हुआ, अगर सिचुएशन नहीं बदली, अगर अब भी हम पत्थर से ही आग प्रोड्यूस करते तो मतलब हम बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुए, अभी तक हम पास्ट में ही जी रहे हैं, अभी तक इवोल्यूशन हुआ ही नहीं है। सो जब आप जेनेटिक स्टडी करते हो, पेलिएंटोलॉजिकल स्टडी करते हो, एनवायरनमेंट को स्टडी करते हो, ज्योग्राफिकल लोकेशंस को स्टडी करते हो, एनाटॉमिकल स्टडी करते हो, और ये सारी स्टडीज़ करने के बाद जब आप कोई प्रूफ इकट्ठा करते हो और उस प्रूफ के साथ जब आप अपना काम दिखाते हो, जब कोई साइंटिस्ट अपना एक्सपेरिमेंट डिस्प्ले करता है एग्जीबिशन में या मतलब कहीं कंपटीशन में लेकर जाता है या जब किसी टीम को बताता है, तो उसको अपने एक्सपेरिमेंट के साथ प्रूफ भी देना होता है कि ये मैंने कहाँ से कंपेयर किया है, क्योंकि बिना कंपैरिजन के कोई आपके एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल मानेगा ही नहीं। और कंपैरिजन भी कैसा कि पहले ऐसा था लेकिन अब इससे बेटर सिचुएशन है। सो कंपैरिजन हमेशा अच्छे के लिए किया जाता है, ओके, ताकि पता चले कि आपने पिछले टाइम से क्या बेटर किया। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपके मार्क्स कम आए, आपने और मेहनत की तो फाइनल एग्जाम में आपके मार्क्स अच्छे आ गए, तो इसका मतलब आपने इम्प्रूवमेंट की। कैसे पता चला कि आपने इम्प्रूवमेंट की, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में 70% थे, अब 80% है, तो डेफिनेटली पास्ट से आपने कंपेयर किया ना खुद को, तो इसको भी हम कंपैरिजन बोलते हैं। सो हमेशा पहले हम पास्ट का स्टडी करते हैं, तब जाके हमको फ्यूचर का इवोल्यूशन पता चलता है। तो अब देखो इधर पे आगे क्या बोला गया है, ऑल्सो ड्यू इम्पॉर्टेंस वॉज गिवन टू बोथ म्यूटेशंस एंड नेचुरल सिलेक्शन। और इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मतलब जितना भी ह्यूगो डी व्रीज करके जो साइंटिस्ट थे उनके थियोरी को, मतलब म्यूटेशन वाली थियोरी को, और चार्ल्स डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन थियोरी को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है। दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल है
क्या है ये थ्योरी, क्या थी म्यूटेशन थ्योरी, क्या थी नेचुरल सिलेक्शन क्या था, वो हम पढ़ेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंट्रोडक्शन। सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया है, अलग अलग साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है जिनके वजह से इवोल्यूशन की स्टडी में बहुत हेल्प हुई। देखो कोई एक इंसान सब कुछ नहीं सीख सकता या सब कुछ नहीं ढूंढ सकता, सारी डिस्कवरी कोई एक इंसान नहीं कर सकता। बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट होते हैं अलग अलग देश से, अलग अलग दुनिया के कोने से, जो अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। कोई जेनेटिक्स के ऊपर स्टडी करता है, कोई डीएनए के ऊपर स्टडी करता है, कोई क्रोमोसोम्स के ऊपर स्टडी करता है, कोई एंजाइम के ऊपर स्टडी करता है, कोई प्लांट्स, कोई एनिमल्स, कोई वाटर, कोई एयर, कोई सॉइल के ऊपर स्टडी करता है। इन सब का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। नेचर के किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट के ऊपर आप स्टडी करो तो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो। ओके, सो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे हमारे बायोलॉजिकल फील्ड में, जैसे कि आर फिशर, जेबीएस हेल्डेन, टी डोब्झान्स्की, जे हक्सली, ई मेयर, सिम्पसन, स्टेबिन्स, फिशर, सीवॉल-राइट, मेडल, टी.एच. मॉर्गन एटसेट्रा एटसेट्रा। एक्चुअली वहाँ पे मेंडल आएगा। ओके, सो दीज आर द मेन कंट्रीब्यूटर्स ऑफ मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। मतलब इन लोगों के वजह से हमको इवोल्यूशन के बारे में पता चला कि अच्छा जेनेटिक्स, देखो पहले के टाइम पे जेनेटिक्स क्या है, डीएनए क्या है, कुछ पता ही नहीं था। ग्रिगोर जोहान मेंडल ने जब 1806 में जब उन्होंने जेनेटिक्स के बारे में स्टडी की, जीन्स के बारे में बताया, विलियम बेटसन ने फिर उसके बाद स्टडी की, तो तब जाके धीरे धीरे करके लोगों को डीएनए और जीन्स और जेनेटिक्स के बारे में पता चलने लगा। उसके पहले तक लोगों को कुछ नहीं पता था। फिर एंजाइम्स के ऊपर स्टडी हुई, प्रोटीन के ऊपर स्टडी हुई, फिर ग्रिफिथ, एवरी, मैक्लॉयड, मैकार्टी और हर्शी और चेज ने हमको डीएनए जेनेटिक मटेरियल है ये प्रूव किया, जो आप 4th लेसन में पढ़ोगे। सो धीरे धीरे करके मतलब हर एक साइंटिस्ट का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। समझ में आ रही है बात, जिसके वजह से साइंस की फील्ड में डेवलपमेंट होती है, या हम बोल सकते हैं एवोल्यूशन पता चलता है। अब थर्ड पॉइंट हमको क्या बताया गया, ऊपर देखो हमने एक साइंटिस्ट का नाम पढ़ा स्टेबिन्स। तो स्टेबिन्स इन हिज बुक डिस्कस्ड 5 की फैक्टर्स सच एज जीन म्यूटेशंस। देखो स्टेबिन्स करके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपनी एक बुक लिखी, उस बुक में उन्होंने इवोल्यूशन के बारे में 5 इंपॉर्टेंट चीजें लिखी। मतलब इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमको बताए। फैक्टर्स सच एज जीन म्यूटेशंस, म्यूटेशंस इन द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड नंबर, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस के बाद कॉमा आएगा। सो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस, नेचुरल सिलेक्शन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ये 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उन्होंने हमको बताए। दीज कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज। मतलब ये 5 फैक्टर्स के वजह से ही न्यू स्पीशीज इवॉल्व हुई, न्यू ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए, न्यू ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हुई। ये 5 फैक्टर अगर आपको समझ गए तो आपको इवोल्यूशन समझ जाएगा। क्या क्या बोला हमने, जीन म्यूटेशन, म्यूटेशन इन द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड नंबर, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस, नेचुरल सिलेक्शन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। जिसमें से हम जेनेटिक म्यूटेशंस, नेचुरल सिलेक्शन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बारे में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है वो 12th वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर है। और म्यूटेशन इन द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड नंबर, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके 3rd चैप्टर में, कि क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में अगर जरा सा भी चेंजेस हो गया या क्रोमोसोम का नंबर अगर बदल गया, समझो 2 क्रोमोसोम की जगह 3 सेक्स क्रोमोसोम आ गए तो लाइन फिल्टर सिंड्रोम हो जाएगा। एक क्रोमोसोम कम हो गया अगर 21st पोजीशन में से, तो डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। तो मतलब टर्नर सिंड्रोम, ऐसे बहुत सारे अलग अलग सिंड्रोम्स हैं जो क्रोमोसोम के डिफेक्ट की वजह से होते हैं। तो ये 5 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है इवोल्यूशन के एक्सप्लेनेशन के लिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आया है इंट्रोडक्शन का पॉइंट, पक्का आगे बढ़े। ऑल राइट, सो वन नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंट्रोडक्शन इज अबाउट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे, ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज, वहाँ पर सम लिखा हुआ है, उस सम को कट करके वहाँ पर सेम लिखो। सो ऑल इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज कॉन्स्टिट्यूट अ पॉपुलेशन। मतलब जब एक ही स्पीशीज के बहुत सारे इंडिविजुअल एक ही जगह पर रहते हैं तो उन लोगों को हम पॉपुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन लोगों को हम, पॉपुलेशन। एनिमल पॉपुलेशन हो सकता है, ह्यूमन पॉपुलेशन हो सकता है, प्लांट पॉपुलेशन हो सकता है, कोई भी पॉपुलेशन हो सकता है। The populations occur in small groups of interbreeding populations. Such small interbreeding group of population is referred to as Mendelian population. इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन मतलब क्या होता है, जब एक स्पीशीज ऑफ इंडिविजुअल विल रिप्रोड्यूस विद द सेम स्पीशीज बट डिफरेंट जेनेटिक कैरेक्टर्स ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब जब मेल और फीमेल के बीच में ब्रीडिंग होगी, जब इन दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन होगा तो उसको हम इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम, इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। मतलब स्पीशीज सेम है लेकिन जीनस अलग अलग है, जेनेटिक कैरेक्टर्स
फैक्टर्स अलग अलग हैं। ओके, सो द पॉपुलेशन अकर इन स्मॉल स्मॉल ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, और ऐसे पॉपुलेशन को हम मेंडेलियन पॉपुलेशन बोलते हैं। मेंडेलियन पॉपुलेशन क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्रिगोर जोहान मेंडलसॉन ने हमको क्या बताया था कि जब दो अलग अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म या जब सेम स्पीशी बट अलग अलग जीनस के ऑर्गेनिज्म साथ में रिप्रोड्यूस करते हैं तो हमको वेरिएशन देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं हमको, वेरिएशन। वेरिएशन मतलब क्या होता है, पेरेंट्स जब आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं तो ऑफस्प्रिंग के अंदर जब कोई नया कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है तो उस न्यू कैरेक्टर को हम वेरिएशन बोलते हैं। समझ में आई बात, मतलब पेरेंट्स से अलग कोई कैरेक्टर देखने को मिल रहा है तो दैट इज नोन एज वेरिएशन, एंड वेरिएशन इज नथिंग बट इवोल्यूशन, डेवलपमेंट। ओके, ऑल राइट, अब आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंट्रोडक्शन क्या है, फिफ्थ पॉइंट, द टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन एनकोडेड इन द सम टोटल ऑफ जीन्स इन अ मेंडेलियन पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीन पूल। मतलब बेसिकली डीएनए के अंदर जितने भी जीन्स हैं, डीएनए के अंदर जितने भी जीन्स हैं, सारी जीन्स को आप एक साथ लाकर अगर टोटल करोगे तो उन जीन्स को हम बोलेंगे जीन पूल। क्या बोलेंगे उसको हम, जीन पूल। पूल मतलब क्या होता है, कोई ऐसी जगह जहाँ पर हम कोई चीज़ इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं। तो जब हम जीन्स को एक साथ जमा करेंगे तो उसको बोलेंगे जीन पूल। क्या बोलेंगे उसको हम, जीन पूल। सो द टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन एनकोडेड इन सम टोटल ऑफ जीन्स, मतलब हमारी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जीन्स के अंदर है, तो पूरे जीन्स को जब आप साथ में ऐड कर दोगे तो वो टोटल जीन्स मिलके आपका क्या बनाएंगे, जीन पूल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जीन पूल बनाएंगे। सिंपली अगर सिंपल भाषा में बोलें तो जीन पूल मीन्स द टोटल नंबर ऑफ जीन्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन। मतलब मेरे बॉडी में कितने जीन्स हैं, दैट इज नोन एज जीन पूल ऑफ माई बॉडी। फिर मेरे साथ मेरे घर में कितने लोग रहते हैं, उनकी बॉडी में टोटल नंबर ऑफ कितने जीन्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ जीन इज नोन एज जीन पूल। समझ में आई बात, आपकी बॉडी में कितने जीन्स हैं, जब आपको ये कैलकुलेट कर लोगे या आइडेंटिफाई कर लोगे तो आप उसको फिर जीन पूल बोलोगे। मतलब टोटल नंबर ऑफ जीन इज नोन एज जीन पूल। ओके, द गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल फर्निश a pool of genes of next generation from which the genes will be selected। तो क्या बोला गया है हमको इधर पे कि गैमेट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। गैमेट्स तो इंडिविजुअल के बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, मेरी बॉडी में फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होगा, मेल की बॉडी में मेल गैमेट प्रोड्यूस होगा। लेकिन जब ये दो अलग अलग गैमेट्स मतलब दो अलग अलग जीन पूल जब एक साथ आकर मिलेंगे तो नया इंडिविजुअल बनेगा, मतलब न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा, जाइगोट बनेगा, और उस जाइगोट के जीन पूल हमारे जीन पूल से टोटली अलग होंगे। देखो मेरे बॉडी का जीन पूल अलग है, जिसके साथ मेरी शादी होगी या जिसके साथ रिप्रोडक्शन होगा, मेरे गैमेट जिसके साथ फर्टिलाइज करेंगे उस इंडिविजुअल का जीन पूल अलग होगा। मेरा जीन पूल अलग, उसका जीन पूल अलग। समझो ऐसा अगर हम इमेजिन करें तो मेरे बॉडी के जीन पूल को हम एक्स मान लेते हैं और जिसके साथ मेरा गैमेट फर्टिलाइज करेगा उसके बॉडी के जीन पूल को हम वाई मान लेते हैं। जब एक्स और वाई के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट बनेगा, क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, तो इसकी बॉडी में कुछ जीन्स इधर से आए हैं, कुछ जीन इधर से आए हैं। मतलब ना तो ये पूरी तरीके से फीमेल की तरह है और ना ही ये पूरी तरीके से मेल की तरह है, कुछ नए ही जीन्स हैं यहाँ पर। ओके, मैंने ये रैंडम अल्फ़ाबेट लिया है, या मेल या फीमेल नहीं है, मैंने ये ऐसे ही बोला है कि ये मेरे बॉडी के जीन पूल है, ये दूसरे इंसान के बॉडी के जीन पूल्स हैं। जब हमारे गैमेट्स फर्टिलाइज होंगे तो जाइगोट बनेगा और ये जाइगोट के अंदर न्यू जीन पूल होगा। न्यू कैसे होगा, कुछ जीन्स इसके कुछ जीन्स इसके, तो मिला के कुछ नया जीन बना। दैट इज नोन एज इवोल्यूशन एंड वेरिएशन। क्या बोलते हैं उसको हम, वेरिएशन एंड इवोल्यूशन। ओके, so the gametes produced by individual furnish a pool of genes। furnish means make, फर्निश करना मतलब बनाना। सो दे फर्निश अ पूल ऑफ जीन्स। जब दो अलग अलग गैमेट्स एक साथ मिलेंगे तो वो नए पूल ऑफ जीन्स बनाएंगे ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन फ्रॉम विच द जीन्स विल बी सिलेक्टेड। और जब ये जनरेशन आगे रिप्रोड्यूस करेगा तो ऐसे धीरे धीरे करके आपको आगे 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 वेराइटी दिखते जाएगी। ओके, आपके ग्रैंडफादर से आपके पेरेंट्स बने, आपके पेरेंट्स से आप बने, अब आपसे आपकी आगे वाली जनरेशन बनेगी, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है ना हर एक जनरेशन में। सो इसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंट्रोडक्शन इज द माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इफेक्टिवली ऑल्टर द जीन पूल। क्या बोला गया है हमको इधर पे कि जब भी कोई पॉपुलेशन एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट होता है, जैसे समझो आप रहते थे एकदम हॉट जगह पे, समझो आप राजस्थान में रहते हो और अचानक से आपकी पूरी फैमिली एंटार्क्टिका में शिफ्ट हो गई है या अटलांटिस में शिफ्ट हो गई है,
तो वहाँ पर तो 0 डिग्री से भी कम टेम्परेचर होता है। तो आप रहते इतनी गर्मी में थे और अचानक से जब आप 0 डिग्री वाली जगह पे चले जाओगे तो वहाँ पर जब आप 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल जब आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी और आपके बाद जो नई जनरेशन आएगी, तो स्टार्टिंग में जब आप शिफ्ट हुए वहाँ पर तब आपको एटमॉस्फेयर इतना यूज टू नहीं होगा, मतलब आपको बहुत सारे चेंजेस फील होंगे। लेकिन जब आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम तक रह लोगे, आप एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लोगे, तो अब आपके बाद जो न्यू जनरेशन आएगी उस न्यू जनरेशन में ऑलरेडी ऐसे चेंजेस होंगे कि उनको उस एनवायरनमेंट से ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो जब कोई भी पॉपुलेशन, कोई भी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करता है, माइग्रेट करना मतलब स्थलांतर करना, अपनी जगह बदलना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो जब भी कोई ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन अपनी जगह बदलता है, माइग्रेशन करता है, तो उस माइग्रेशन के वजह से जीन पूल के ऊपर बहुत असर पड़ता है। मतलब हमारे जो जीन्स हैं वो क्लाइमेट के हिसाब से भी चेंज होते हैं, म्यूटेट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं हम म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब अचानक से बदलने वाले changes in the genes. Sudden changes in the genetic structure is known as mutation. So when you migrate, जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते हो तो उसके वजह से भी आपके जीन पूल पे काफ़ी असर पड़ता है। So the migration of population effectively alter the gene pool. Alter मतलब change. Okay? The gene pool also changes due to replacement of one generation by another in the Mendelian population. Obvious सी बात है, जब मतलब पेरेंट्स से जब ऑफस्प्रिंग बनता है तो पेरेंट्स के कुछ ही जीन्स ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, सारे जीन्स ऑफस्प्रिंग में नहीं जाते हैं। कुछ जीन्स मेल पेरेंट के जाते हैं, कुछ जीन्स फीमेल पेरेंट के जाते हैं, तब जाके जाइगोट बनता है। तो जाइगोट में एक नया सेट ऑफ जीन्स देखने को मिलता है, बराबर ना। समझो कि आपने एक सिंपल सा रैंडम सा एग्जांपल देती हूँ, जिसके बड़े भाई बहन होते हैं, तो समझो आपने अपने बड़े भाई का शर्ट ले लिया और अपनी सिस्टर का कोई दूसरा बेल्ट या कोई भी दूसरा प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो, तो आप कोई नया कॉम्बिनेशन बना रहे हो, मतलब एक का शर्ट एक का पैंट मिक्स करके आपने अपना कुछ नया सेट बना लिया। सो दिस इज कॉल्ड एज न्यू वेराइटी। सो दैट इज नोन एज वेरिएशन और एवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू ग्रिगोर मेंडल। ओके, Does any change in the gene pool affects population? तो अगर जीन पूल में कोई भी चेंज हो रहा है, चाहे माइग्रेशन के वजह से हो, मतलब ट्रैवल करने के वजह से हो, या रिप्रोडक्शन के वजह से हो, चेंजेस तो हो रहे हैं ना जीन के स्ट्रक्चर में। तो जब भी जीन के स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं या जीन पूल बदल जाता है, मतलब अंदर के जेनेटिक स्ट्रक्चर्स चेंज हो जाते हैं किसी भी रीज़न के वजह से, तो उसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन, और उसके वजह से पॉपुलेशन में भी बदलाव होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो हमको क्या बताया गया है। जीन्स आर अरेंज्ड लीनियरली ऑन द क्रोमोसोम। ये तो हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था, जो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला चैप्टर हमने पढ़ा, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि आपका ऐसा क्रोमोसोम होता है, या सिंपल सी बात अगर मैं बोलूँ तो ऐसा हमारा क्रोमोसोम होता है, और इन क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। तो जीन्स लीनियरली अरेंज्ड होते हैं। लीनियरली मतलब एक लाइन से, समझो ये आपका क्रोमोसोम्स है और इसके ऊपर ऐसे जीन्स अरेंज्ड हैं। सो जीन्स आर अरेंज्ड लीनियरली ऑन द क्रोमोसोम्स हैविंग डेफिनाइट पोजीशन। उनकी एक फिक्स्ड पोजीशन होती है। जैसे स्कूल में कैसे टीचर आपकी बैठने की जगह फिक्स कर देती है कि रोज़ आपको फर्स्ट बेंच पे बैठना है, सेकंड बेंच पे बैठना है, इसी तरीके से जीन्स की पोजीशन भी क्रोमोसोम के ऊपर फिक्स्ड होती है। ओके, अकॉर्डिंग टू मेंडल, जॉन मेंडल, ग्रिगोर जॉन मेंडल ने हमको क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू मेंडल एवरी जीन दैट इन्फ्लुएंसेस अ ट्रेट हैज़ 2 अलील्स। मतलब हर एक जीन के कितने अलील्स होते हैं, 2 अलील्स होते हैं, मिनिमम 2 अलील्स होते हैं, एटलीस्ट 2 अलील। 2 से ज़्यादा अलील्स भी हो सकते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप सिस्टम में हमने पढ़ा था, प्लियोट्रॉपी और मल्टीपल अलील्स में हमने पढ़ा था इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले चैप्टर में। तो उसी तरीके से यहाँ अगर हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखें तो मेंडल ने हमको स्टार्टिंग में क्या बताया कि कोई भी कैरेक्टर या ट्रेट की मैं बात करूं तो कोई भी ट्रेट जो होता है उस ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए कितने अलील्स चाहिए होते हैं, 2 अलील्स चाहिए होते हैं। जैसे अगर मैं हाइट की बात करूं तो एक अलील है कैपिटल टी, एक अलील है स्मॉल टी। दोनों से हाइट पता चलेगी, लेकिन हाइट के लिए एक कैरेक्टर के लिए 2 अलील्स है हमारे पास। सो अकॉर्डिंग टू मेंडल एवरी जीन दैट इन्फ्लुएंसेस अ ट्रेट, मतलब किसी भी कैरेक्टर के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उस जीन के 2 अलील होते हैं। इट हैज़ 2 अलील्स। द proportion of an allele in the gene pool to the total number of alleles at the given locals is called gene frequency। क्या बोला हमको, फिर से ये पॉइंट पढ़ती हूँ। द proportion of an allele in the gene pool, मतलब आपके जीन पूल में कितने अलील्स हैं, to the total number of alleles at a given locus। समझो आपके जीन पूल में, जीन पूल मतलब आपके पूरे बॉडी के डीएनए में पूरा जीन्स अगर मैं काउंट करूं तो समझो कि कुछ
4000 अलील्स हैं। ऐसे समझो पूरी बॉडी में, एक रैंडम नंबर में ले रही हूँ, कोई ये स्पेसिफिक नंबर नहीं है, समझो आपके पूरी बॉडी में 4000 अलील्स हैं। ओके, जीन पूल की मैं बात कर रही हूँ, 4000 अलील्स इन अ जीन पूल, और आपके क्रोमोसोम के दिए हुए एक पर्टिकुलर लोकेशन पे सिर्फ 2 अलील्स हैं। सो द proportion of an allele in the gene pool to the total number of alleles at a given locus, locus मतलब लोकेशन, क्रोमोसोम के किसी पर्टिकुलर लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो उस लोकेशन पे कितने जीन्स हैं, दैट विल बी डिवाइडेड विद द टोटल जीन पूल, और उसको हम बोलते हैं जीन फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं उसको हम? जीन फ्रीक्वेंसी। जैसे अगर मैं बात करूं हाइट की, समझो हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, हर एक सेल में हाइट वाला अलील होगा, क्योंकि हर एक सेल में डीएनए होता है और डीएनए में सेम इन्फॉर्मेशन होती है। तो हाइट वाले अलील की अगर मैं बात करूं तो समझो हमारे पास टोटल बॉडी में टोटल 4000 हाइट के अलील्स है। कितने अलील्स है बॉडी में? 4000 हाइट के अलील्स है। ओके, और अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर सेल के एक क्रोमोसोम की बात करूं और उसका भी एक मैं फिक्स्ड लोकेशन अगर डिसाइड करूं तो इस लोकेशन पे सिर्फ 2 अलील्स है। करेक्ट है ना? मैं एक लोकेशन की बात कर रही हूँ, यहाँ पर मैं पूरी बॉडी की बात कर रही हूँ, यहाँ पर मैं एक फिक्स लोकेशन की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर 2 अलील्स हैं। तो मतलब मेरे हाइट वाले अलील्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 2000। मेरे हाइट वाले अलील्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 2000, और इसको हम बोलते हैं जीन फ्रीक्वेंसी। मतलब ये जीन आपकी बॉडी में कितनी बार प्रेजेंट है। जीन फ्रीक्वेंसी मतलब कौन सी अलील बॉडी में कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं जीन फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं उसको हम? जीन फ्रीक्वेंसी। द अमाउंट ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन द बॉडी। ओके, सो द proportion ऑफ एन अलील इन द जीन पूल, मतलब आपके जीन पूल में कितना अलील प्रेजेंट है अपॉन दैट अलील गिवन ऑन अ पर्टिकुलर लोकेशन इज नोन एज जीन फ्रीक्वेंसी। मॉडर्न सिंथेटिक थियोरी कंप्राइजेस 5 मेन फैक्टर्स, जो हमको पहले भी बताया, स्टेबिन्स ने अपनी बुक में लिखा था। 5 मेन फैक्टर्स को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया। देखो, स्टेबिन्स ने हमको कौन से 5 मेन फैक्टर्स बताए थे? जेनेटिक म्यूटेशन इन द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड नंबर, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो ये 5 फैक्टर को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। तो वो 3 कैटेगरीज कौन सी हैं? द 3 कॉन्सेप्ट्स आर जेनेटिक वेरिएशंस caused due to various aspects of mutation, recombination and migration। हम जेनेटिक वेरिएशन की बात करेंगे तो इसमें म्यूटेशन भी आ जाएगा और इसमें माइग्रेशन भी आ जाएगा, मतलब जीन से रिलेटेड सब कुछ इसमें आ जाएगा जेनेटिक वेरिएशन में। सेकंड है नेचुरल सिलेक्शन, चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी थी, तो वो सेकंड कॉन्सेप्ट है। और थर्ड कॉन्सेप्ट है आइसोलेशन, जो स्टेबिन्स ने हमको बताया था, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, उसका थर्ड कॉन्सेप्ट है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कौन से 3 कॉन्सेप्ट? जेनेटिक वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड आइसोलेशन। जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, आइसोलेशन मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक चीज़ को। आज के सेशन में हमने जो हमारा ओरिजिन एंड इवोल्यूशन का टॉपिक है, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, उसका इंट्रोडक्शन कवर किया है। आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। चैप्टर का वेटेज का मैं फटाफट ये चैप्टर खत्म करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, लेकिन आप लोग वीडियो देखते रहो, टेक्स्ट बुक रीड करते रहो, रिवीजन करते रहो और डायग्राम्स प्रैक्टिस करना मत भूलो। फिजिक्स का भी पोर्शन काफ़ी ज़्यादा कवर हो गया है, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप फिजिक्स का भी वीडियोस देखें और हर रोज़ टाइम टेबल बनाकर प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मेक श्योर दैट यू क्लियर योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो बता देना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर देना, नो मैटर। शेयर करना मत भूलना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो। एग्जाम्स आने वाले हैं, सेमेस्टर आने वाले हैं, उनकी हेल्प हो जाएगी। एंड मेक श्योर दैट यू कीप स्टडिंग। स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। थैंक यू, सी यू सून।